नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। जनता मांगे जवाब में आज हम बात करेंगे आजादी के 77वें महापर्व की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया और जो भाषण दिया उसकी, साथ ही प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान दिखे आत्मविश्वास की और विपक्ष पर साधे गए निशाने की, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की राजनीति से देश को छुटकारा दिलाने की बात कही। वहीं अगले 15 अगस्त को भी तिरंगा फहराने का दावा किया, लेकिन पीएम के इस दावे पर विपक्ष ने पलटवार किया। अब वार पलटवार की इसी सियासत पर करेंगे चर्चा जनता मांगे जवाब में। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से भी अधिक आत्मविश्वास के सामने आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। वो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फहराएंगे। भारत माता की। जी हां, लाल किले की प्राचीर से संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद के जरिए विपक्षी दलों पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में ये कैसे हो सकता है। विशेष बल देकर कह रहा हूं कि राजनीतिक दलों के बारे में ये बुराई है। परिवारवादी पार्टियां, उनका मूल मंत्र है उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए काम करें। परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं। तुष्टीकरण ने सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा नुकसान किया है। सामाजिक न्याय को तबाह किसी ने किया है तो वो तुष्टीकरण की राजनीति ने किया है। इसने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया। पीएम मोदी अपने संबोधन में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार दीमक की तरह है। ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व की प्रतिबद्धता है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में बार बार वापसी का विश्वास जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने 2014 में परिवर्तन लाने का वादा किया था। आप देशवासियों ने मुझ पर भरोसा किया, मैंने आपसे किए वादे को विश्वास में बदल दिया। 2019 में परफॉर्मेंस के आधार पर आपने फिर मुझे आशीर्वाद दिया। परिवर्तन ने मुझे दोबारा मौका दिया। मैं आपका हर सपना पूरा करूंगा। अगली बार 15 अगस्त को इसी लाल किले से देश की उपलब्धियों और विकास को आपके सामने रखूंगा। अगली 15 अगस्त को फिर आऊंगा। पीएम नरेंद्र मोदी के उद्बोधन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर इंसान कहता है कि हम अगले साल जीत कर फिर वापस आएंगे, लेकिन हार और जीत तो जनता के हाथ में है। 2023 में ये कहना है कि हम 2024 में लौट कर आएंगे, ये अहंकार है। आज मैं बहुत दुख के साथ कहता हूं कि लोकतंत्र, संविधान और स्वायत्त संस्थाएं गंभीर खतरे में हैं। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। न सिर्फ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स से छापेमारियां कराई जा रही हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन को भी कमजोर किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों को परेशान किया जा रहा है, सस्पेंड किया जा रहा है, उनके माइक बंद किए जा रहे हैं, उनकी स्पीच काटी जा रही है। इतना तो साफ है कि आज लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने 2024 के सियासी इनिंग की आगाज कर दी है और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने हुक शॉट खेलने की कोशिश में यह जता दिया है कि 2024 के मार्च अप्रैल में होने वाला सत्ता का फाइनल बेहद दिलचस्प होने वाला है। तो जनता मांगे जवाब में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण ने भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। वो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के ऊपर फहराएंगे। वो अगले साल फिर झंडा फहराएंगे, अपने घर के
चलिए, तो अब 15 अगस्त को फिर आऊंगा ऐसा पीएम मोदी कहते हैं और अगले साल अपने घर पे झंडा फहराएंगे ऐसा खड़गे कहते हैं। लेकिन आज बहुत सारी बातें जो लाल किले से कही गई हैं, कहीं ना कहीं निशाना भी साधा गया है और पीएम मोदी ने तुष्टीकरण को लेकर हो चाहे तमाम चीजों को लेकर बहुत कहते हैं ना एकदम बहुत साफ अपनी सारी बातों को रखा है। लेकिन उन्होंने जो कॉन्फिडेंस दिखाया है अगले साल 15 अगस्त को कि वो फिर से जो है कि वो ध्वजारोहण करेंगे, तिरंगा फहराएंगे, इस पर लेकर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, जो कांग्रेस है, वो कह रही है कि ये अहंकार है। आप यदि इतना महसूस करते हैं तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि आरजेडी के सुप्रीमो हैं लालू प्रसाद यादव, उन्होंने भी आज ये सवाल उठाए और उन्होंने भी कहा कि मैं खड़गे की बात से सहमत हूं और अपने घर में झंडा फहराएंगे पीएम मोदी, लेकिन हम सब जिस तरह से गठबंधन भी हमने देखा, इंडिया भी आया, तो कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं उनको लगता है कि हम सब होंगे और उन्हीं में से कोई एक चेहरा होगा। खैर, ये आने वाले वक्त की बात होगी, अगले 15 अगस्त की बात होगी। लेकिन फिलहाल इन बातों के क्या मायने, इस बात में कितनी ताकत है या कितने तथ्य छुपे हुए हैं या कितना श्योर हम इस चीज को माने कि आने वाले समय में ऐसा होगा, इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अमित तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक प्रियंका राणा हमारे साथ जुड़ी है। प्रियंका जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अमित जी आपसे, मेरी आवाज पहुंच रही है? बताइए। बिल्कुल। और इस चर्चा में मैं अपना सवाल अमित जी आपसे लूं उसके पहले मेरे जितने भी मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। और अमित जी, सवाल मेरा बस इसी से जुड़ा हुआ है। पहला सवाल जो आज की मुख्य चर्चा का महत्वपूर्ण सवाल होगा कि जो ये कहा गया कि अगले 15 अगस्त को फिर आऊंगा, तिरंगा फहराऊंगा, क्या मायने हैं? विपक्ष कह रहा है, कांग्रेस कह रही है, खड़गे कह रहे हैं ये पीएम मोदी का अहंकार है। राखी जी, इसे अहंकार नहीं, इसे विश्वास कहते हैं। बहरहाल अपनी बात में शुरू करूं इससे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को और आपके माध्यम से समस्त देश को इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आने वाले उज्जवल भविष्य और विकसित भारत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, आज प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही हैं। उन्होंने आने वाले देश का जो भविष्य होगा उसके बारे में बताया है और वो कैसा होगा। जो 140 करोड़ का जो हमारा ये परिवार है, इसके सामर्थ्य की आज बात की है और ये जब सामर्थ्य अपने प्रचंड रूप में होगा तो देश कितनी आगे जाएगा उसकी बात की है। तो ये एक उनकी सोच दिखाता है, एक समावेशी सोच दिखाता है, एक एकजुटता वाली सोच दिखाता है, जिसके थ्रू हम कुछ भी ऐसा नहीं है कि चुनौतियां समाप्त हो जाएंगी, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन उन चुनौतियों को डट कर सामना करने का और उसके पार जाने का एक जो विश्वास आज के युवा में, आज की पीढ़ी में और पूरे 140 करोड़ के परिवार में मोदी जी ने हमेशा आज इस लाल किले के प्राचीर से परिवार की बात की है। तो उस परिवार को कैसे हम आगे लेकर चले उसकी बात की है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए, खड़गे जी ने क्या बात की। एक तरीके से उन्होंने पूरे के पूरे आज के वक्तव्य का उन्होंने बहिष्कार किया है। उन्होंने 140 करोड़ के इस परिवार परिवार पर अविश्वास जताया है और उनको विश्वास किस चीज पर है? मात्र एक परिवार पर, जो जानते हैं कि वो बस वही देश के लिए करता धरता है और कोई नहीं है। तो इसी सोच को जब मोदी जी ने ये कहा कि हम परिवारवाद से आगे बढ़ना चाहिए, तो इसी सोच की वो बात कर रहे थे कि इसी सोच को हमें खत्म करने की जरूरत है। जब तुष्टीकरण की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। इसके कांग्रेस के ही नेता कहते हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून होना चाहिए। तो देश में जहां कि हम एक कानून की बात कर रहे हैं, वहां एक परिवार के लिए आप अलग कानून बोल रहे हैं। को उनके पूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि देश के संसाधनों पे एक वर्ग का पहला हक है। तो उस तुष्टीकरण को मारने की हम बात कर रहे हैं। और जब बात करते हैं हम भ्रष्टाचार की, तो मैं 10 सेकंड और दीजिएगा, मैं हाल की ही एक एग्जांपल देता हूं। 23 जून को जब इनकी महागठबंधन की पहली बैठक हुई थी पटना में, वहीं दूसरी तरफ मोदी जी भी एक बैठक में थे। वहां पे डील क्या हुई थी? इंजन, फाइटर जेट की इंजन बनाने की डील हुई थी, सेमीकंडक्टर्स की डील हुई थी और प्रेडेटर ड्रोन्स की डील हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पटना में किस चीज की डील हुई थी? अपने करप्शन को बचाने की, अपने परिवार के कुंबे को बचाने की। आज विपक्ष से आज पूछ लीजिए कि आपका 25 साल का विजन क्या है, 50 साल का विजन क्या है। 50-25 साल तो छोड़िए, 5 साल का विजन पूछ लीजिए तो इनके पास कुछ नहीं होगा।
इनको बस अपने परिवार की चिंता है कि किसी तरीके से सत्ता में आ जाएं, अपने परिवार की संपत्ति बढ़ाएं और अपने परिवार, जो मेरा बेटा है वो 25 साल बाद सत्ता में होगा कि नहीं, मेरी बेटी 50 साल बाद सत्ता में होगी कि नहीं, बस उसकी चिंता है। तो इसी सोच को खत्म करने की जरूरत है और जब तक हम खत्म नहीं करेंगे हम अपनी भागीदारी 100% देश के विकास में नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए संदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल। संदीप जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये अहंकार नहीं, ये विश्वास है और जितनी काम किए गए हैं, जितनी बातें की गई हैं आजादी के, आज देखिए कहते हैं कि 77 साल कम नहीं होते, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन पीएम मोदी का ये जो कॉन्फिडेंस है इस वक्त पे कि अगली बार भी तिरंगा मैं ही फहराऊंगा, ये बहुत कुछ बयां करता है। देखिए चुनावी साल मुझे लगता है 2024 भी बहुत दूर में नहीं कहूंगी, क्योंकि कई स्टेट्स में भी इस बीच इलेक्शन है 23 में, उसके बाद 24 की तैयारी भी है, उस बीच इस तरह की प्रतिक्रिया, उनका ये कॉन्फिडेंस और फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ कमल, इन सबके बीच में आज भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये विश्वास की बात है। क्या उतना विश्वास जनता कर पाएगी? दूसरी महत्वपूर्ण बात कि क्यों ऐसा कांग्रेस को लगता है कि लोकतंत्र, संविधान और स्वायत्त संस्थाएं जो हैं वो गंभीर खतरे में है, क्योंकि बहुत सारी बातें तो अमित जी कह रहे हैं यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी, आपको, सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके दर्शक और आपके माध्यम से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। और इस तरह से प्रार्थना है कि जिस प्रकार से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश की कल्पना की थी, जिस दिशा में बढ़ रहा था, जिसमें जो रिकावट आई है, आने वाले समय में वो रिकावट दूर होगी और देश का संविधान सर्वोपरि होते हुए जो आज कल परिवार को कुछ लोग फीडबैक देते हैं, वो ऊपर बैठते हैं और हमारी सरकार नीचे बैठकर फीडबैक देती है, इससे हम बाहर आएंगे, हमारा झंडा ऊपर होगा और हमारा तिरंगा ऊपर होगा। जो 52 साल तक अपने जो है जहाँ से निकलकर आज के हमारे जो है समाज सेवी और देश प्रेमी, भले वो अडानी प्रेमी हो, भले वो जो है चाइना प्रेमी हो, 19 बार चाइना से मिलते हैं, भले वो जो है देश प्रेम के आड़ में सारे कुकृत्य करते हो, ऐसे लोगों से जो है आने वाले समय में छुट्टी होगी, छुट्टी मिलेगी, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। महत्वपूर्ण बातें ये है कि अभी आपने 2 सवाल पूछे मुझसे राखी जी। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि आप मुझे आज के 10 साल पहले एक प्रधानमंत्री का भाषण बता दीजिए कि लाल किले के प्राचीर से कभी किसी ने विपक्ष को जो है अपने टारगेट पर लिया। एक प्रधानमंत्री का नाम बता दीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी, इंदु कुमार गुजराल, कांग्रेस के बहुत सारे नेता रहे, प्रधानमंत्री रहे, एक किसी का नाम आप बता सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से उसने विपक्ष को टारगेट पर लिया? लेकिन एक नकारा आदमी इस देश में आया। वो नकारा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बता रहा हूं नकारा नहीं, देखिए मर्यादा होनी चाहिए, सबकों की मर्यादा होनी चाहिए, ऐसी बातें ना की जाए। मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ, बाकी अपना संविधान अपनी बात हम लोग इसीलिए कहते हैं, इसलिए कि लोग बोलने नहीं देते हैं। साहब मैं गलत बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ, आपका समय आएगा। आप ये क्या बातें कर रहे हैं? शांति से सुन लीजिए। तथ्य है तो रखिए, आपने अपने काम में जो काम किए हैं वो रखिए, उसको लिया करिए। एक पप्पू को सेट करने में आप लगे हुए हैं पिछले 13 बार से, चौथी पास सेट करने में आप लगे हुए हैं। ये यही करते हैं, यही करके डिबेट को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, बात आने नहीं देते। अभी ट्रैक कौन कर रहा है? अमित जी उन्होंने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है वो क्यों कर रहे हैं वो उसी को बता रहे हैं, बोलने दीजिए। मैं मानती हूँ कम से कम आज के दिन इस तरह की बातें ना हो, शब्दों की मर्यादा का सभी को ध्यान रखना है, लेकिन उन्होंने बोलने के बाद खुद भी कहा कि मैं ये शब्द क्यों कह रहा हूँ, पहले उसको सुना जाए, हम सुने। जी बिल्कुल। जो व्यक्ति 24 घंटों में से 20-20 घंटे काम पे रहता है उसके लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना, मैं मानती हूँ आपत्ति हो सकती है। अमित जी पूरी बात तो सुने, वो क्यों कह रहे हैं। यदि मुझे कुछ गलत लगेगा मैं खुद उन्हें टोक दूंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है और ना कांग्रेस के हैं, हम सबके हैं, हम सबके हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। बोलिए संदीप जी, जल्दी से पॉइंट पे प्लीज। राखी जी बिल्कुल, और इसी देश में मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, यही मोदी जी कहते थे मनमोहन सिंह, चूड़ियां भेजी जाती थी, यही तो थे, क्या क्या नहीं कहा गया था। तो ये आज ये लोकतंत्र में आलोचना होती है, इसको सहना सीखिए। यही बातें हैं जो हम कहते हैं, जब हम ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र की लगातार हत्या हो रही है, तो यही ये सब प्रमाण है। अब ये जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, यही सब इनके बड़े नेता भी करते हैं। मैं नकारा क्यों कहा, इसलिए कहा कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी। 2 करोड़ रोजगार में से अगर
1 साल में कहा था उन्होंने, मैं कह रहा हूं कि 10 साल के शासन में 50 लाख रोजगार सरकारी जॉब दिखा दे, मैं उनके साथ आने को तैयार हूं। उन्होंने कहा था 2022 के पहले मैं सबको पक्का आवास दे दूंगा, अगर दे दिया हो तो मैं उनके साथ आने को तैयार हूं, उनकी बातों को मानने को तैयार हूं। उन्होंने कहा था 2022 के पहले हम किसानों की आय दुगना कर देंगे, अगर दुगना नहीं, किसानों की आय घटी है, अगर आपने बढ़ा भी दी हो तो हम आपके साथ आने को तैयार है। आपने ये कहा था कि हम 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आप सिर्फ 2 नाम बता दीजिए जो 2 स्मार्ट सिटी बनाए हो, हम आपके साथ आने को तैयार है। आपने बनारस, जहां से आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, उसको कोयटो बनाने की बात कही थी, कोयटो। आज बनारस में पानी भरा हुआ है, पिछले दिन बारिश हुई थी, हमारे अजय राय जी ने वीडियो डाला है, ट्विटर पर आप देख सकती हैं, वहां पर मेन रास्ते पर जो काशी विश्वनाथ के रास्ते पर जाता है, वहां पर पानी भरा हुआ है। ये मोदी जी का कोयटो है। मैं अगर ये उन्होंने काम किया होता, कोयटो बनाना सही, कुछ अगर काम किया होता, सिर्फ वही एयरपोर्ट के रास्ते को छोड़कर अगर आप बनारस देखेंगे तो कोई काम नहीं हुआ। अगर कुछ काम किया होता तो हम इनके साथ आने को तैयार थे। ऐसे हजारों वादे किए थे, जो है सब्जियां आएंगी, इसके लिए ट्रेन के लिए स्पेशल रूट बनेगा, मोदी जी के सब भाषण है, ये मतलब बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे। इसी तरीके से आज गुजराती पंडा फिर से झूठ बोलने का काम कर रहा है। पंडे हमारे यहाँ देखिए, तो आप गया चले जाइए, प्रयागराज चले जाइए, तो जो पंडे होते हैं ना, वो ढेर बहुत सारी बातें गुमराह करके, वो जो है कुछ जो दलाल टाइप के पंडे होते हैं, लूटने का काम करते हैं। तो ऐसे ही कुछ आ गए हैं हमारे देश में, जो कहते हैं हम चौकीदार हैं, लेकिन चौकीदारी अडानी की करते हैं, इसलिए हमने नकारा कहा है। संदीप जी मुझे ये बताइएगा, संदीप जी ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि यदि पीएम मोदी का ये अहंकार है कि अगले साल 15 अगस्त पे वो तिरंगा फहराएंगे, यदि उनका ये अहंकार है, बीजेपी का ये विश्वास है, मुझे ये बताइए कि यदि ऐसा नहीं, विपक्ष को कहीं ना कहीं यदि लग रहा है कि अहंकारी बातें हैं, तमाम बातें हैं, तो आपका भी एक बड़ा गठबंधन है, तमाम लोग एक साथ है, क्या उनमें से कोई चेहरा होगा? पहली बात तो आप बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा राखी जी, मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, यही मोदी जी हैं, जब इन्होंने सदन में छाती पीट कर कहा था कि एक अकेला सब पर भारी, एक शेर अकेला सब पर भारी, यही बोले थे। आज जैसे बकरियों का आपने समूह देखा हो, तो बकरियों के आगे एक बकरा चलता है। आज 38 बकरियों के साथ ऐसा नहीं है संदीप जी, यदि आपका गठबंधन है तो एनडीए के पास भी हैं 38 लोग, आप ये क्यों भूल रहे हैं? वहां भी लोग हैं, कब क्या हो जाएगा कुछ नहीं पता। मैंने तो सिर्फ इतना सा पूछा है कि आपके गठबंधन से कोई चेहरा होगा क्या? नहीं, हम बता रहे हैं राखी जी, हमने यही कहा कि अभी तक जो शेर था आज वो बकरा बन गया, 38 बकरियों का नेतृत्व आप कैसे कह सकते हैं कि शेर बकरा बन गया या बकरी बन गया या बकरा बकरी का झुंड है? प्लीज, हम किस दिशा में इस चर्चा को ले जा रहे हैं संदीप जी? प्लीज राखी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप 9 साल में बता दीजिए मुझे एक एनडीए की बैठक अगर मिली हो, एक बता दीजिए। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि हम इस विषय पे आके मुख्य रूप से ये बात कर लें कि अहंकार और विश्वास पे बात हो रही है, तो हम इस पे बात कर लें कि आने वाले समय में क्या, या जिस तरह से खड़गे जी को लगता है कि लोकतंत्र, संविधान या स्वायत्त संस्थाएं खतरे में हैं, वो क्यों लगता है? मेरा सवाल इतना सा था, उस पे पता नहीं हम कहां चले गए। नहीं, कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं सवालों से भटकता नहीं, मैं सवालों पे ही आप भटके। चलिए, अच्छा संदीप जी, ठीक है, प्लीज मैं वापस आती हूँ, 2 और मेहमान संदीप, हाँ तो जल्दी से बोलिए। अभी आपने कहा घमंड और अहंकार की, यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो अहंकार था वो घमंड था। आज वो जो एक शेर अकेला भारी पड़ता था, आज 38 लोगों की जरूरत पड़ रही थी, इसका मतलब डरे हुए है ना, राजभर के तभी तो पैर पड़ रहे हैं, राजभर जो अभी 6 महीने जरूरत पड़ी है। प्लीज ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी, बहुत सारी बातें हैं। संदीप जी मैं व्यक्तिगत नहीं हूं, लेकिन मैं जर्नलिस्ट हूं, मेरे को सारी चीजें समझ में आती है। मैं वापस आती हूँ, हम इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे। प्रियंका जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। प्रियंका जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, क्या मायने इन बातों के, चाहे वो पीएम मोदी ने कही हो या कांग्रेस कह रही हो या इस तरह के स्टेटमेंट्स जो अभी इस चर्चा में निकल के आ रहे हो, अभी वर्तमान परिदृश्य को देखकर आपकी क्या राय? राखी जी, पहले तो पूरे देश को और मेरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर वार किया। लगातार वो इन बातों को दोहराते आए हैं और बीजेपी और जो एनडीए है वो इन्हीं बातों को लेकर के विपक्ष को घेरता आया है। लेकिन
यही चीजें अगर परिवारवाद की बात करें तो बीजेपी में भी कई बार ऑपोजिशन भी इस चीज को हाईलाइट कर चुका है। बड़े बड़े चेहरे, आप अनुराग ठाकुर को ले लीजिए, पीयूष गोयल को ले लीजिए, अभी आप जो नए नए चेहरे आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, जो बंसुरी स्वराज है वो आई हैं। तो इस तरह से बहुत सारे नाम हैं, जो अमित शाह जी के बेटे जय शाह जी, तो इस तरह के कितने नाम हैं जो उनके परिवारवाद है। हालांकि वो ये कहते हैं कि परिवारवाद जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, हम लोग सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और अगर जो जीतते हैं तो ठीक है वो जीत जाते हैं परिवार में से आगे, पर ये कोई बात नहीं हुई। परिवारवाद पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब भ्रष्टाचार पर बात आती है, क्योंकि आज मेन मुद्दा जो है वो भ्रष्टाचार पे है। अभी सीएजी की रिपोर्ट आई है, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर आपको याद होगा जब 2G घोटाला हुआ था, उसी सीजीए की रिपोर्ट की वजह से कांग्रेस सरकार जो है वो गिर गई थी, और दोबारा से जब सीजीए रिपोर्ट आई है उसमें बड़े बड़े घोटाले सामने आए हैं, ये ऑपोजिशन भी उठा रहा है। तो अभी जो एनडीए है उसको इन सब सवालों का जवाब भी देना पड़ेगा। हालांकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा वक्ता इस समय देश में नहीं है, ये बात माननी पड़ेगी, और ऑपोजिशन को भी ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि उनके जो सदैव भाषण होते हैं और जिस तरह से वो लोगों की नर्व्स को पकड़ते हैं, उनके जो सेंटिमेंट्स को पकड़ते हैं, अभी तक ऑपोजिशन वो ऐसा नहीं कर पाई है। लेकिन अब भ्रष्टाचार के जो, क्योंकि 10 साल हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े वादे भी किए गए थे, महंगाई पर वार, और न जाने महिला सम्मान में, बीजेपी मैदान में कई ऐसे नारे दिए गए थे जो आज ध्वस्त होते नजर आते हैं। क्योंकि मणिपुर में जिस तरह से घटना हुई और मणिपुर में जिस तरह से ऑपोजिशन ने घेरा है, और मजबूर होकर ही सही, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को आज भी लाल किले से मणिपुर का जिक्र करना पड़ा। चाहे वो कुछ भी कहें कि मैं देशवासियों के लिए जो है मैं उनको सिर्फ आंसर दे रहा हूं, ऑपोजिशन को नहीं देना चाहता हूं, चाहे वो कुछ भी कहें, लेकिन मणिपुर का मुद्दा जो है वो एक अहम मुद्दा है। मणिपुर भी हमारे देश का राज्य है। आज महिलाओं के लिए बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अगर आप मणिपुर में 2 महिलाएं नहीं है, वहां पे अनगिनत महिलाएं हैं जो आज परेशान हैं। उनका चीरहरण हुआ, जिस तरह से बर्बरता हुई, कितने सारे लोग रिलीफ कैंप में हैं, कितने 3000 से ज्यादा लोगों के घर जला दिए गए हैं, उस मुद्दे को किस तरह से इग्नोर किया गया, ये भी बीजेपी और एनडीए को मानना पड़ेगा। अब बात आती है भ्रष्टाचार की। लगातार जो मुद्दे उठ रहे हैं, आयुष्मान की स्कीम, आयुष्मान योजना की जो बात हुई, आज भी वो एक अहम मुद्दे, और बीजेपी उसको बहुत अच्छी स्कीम्स में से मानती है, लेकिन उसमें भी आज इतने बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। एक ही आदमी के अलग अलग हॉस्पिटल के अंदर ट्रीटमेंट चल रहे हैं, तो इस तरह के भ्रष्टाचार जो है उजागर हो रहे हैं। तो अब ये कह देना कि बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है, उनके जो है भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लग रहे हैं, अब की बार उनको इससे भी सामना करना पड़ेगा। तो इस बार टक्कर तो कड़ी है, लेकिन अब ये देखना है कि जो इनका गठबंधन बना है वो कब तक टिकता है, किस तरह से वो लोग आगे बढ़ते हैं, किस तरह से समीकरण बैठता है। तो बहुत सारे समीकरण होते हैं इलेक्शन में जीत हार के। अभी 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन है, ये भी बताएगा कि आगे 2024 का रिजल्ट क्या होने वाला है। ये कह देना कि मैं अगले साल भी लाल किले से झंडा फहराऊंगा, तो इस तरह से कहना, देखिए वो कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ता है, लोगों में विश्वास जगाना पड़ता है। अगर आप ही जो विपक्ष के नेता हैं या उनको आप डिमोरलाइज नहीं करेंगे, तब तक आप किस तरह से उनको हरा पाएंगे। तो ये सारी चीजें स्ट्रेटेजिकली वो लोग कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। जो आपके बुजुर्ग पेंशन योजना जो आपके वो है, उसके ऊपर भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार ऐसी ऐसी योजनाओं पे उनके ऊपर प्रहार कर रही है, जो अब प्रधानमंत्री मोदी जी और एनडीए को इनका जवाब देना पड़ेगा। किस तरह से एडवर्टाइजिंग में वो इतना पैसा लगा रहे हैं। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो आगे आने वाले इनको चैलेंज दे रहे हैं। अब किस तरह से उसको वो कोप अप कर पाते हैं, किस तरह से उनके जवाब दे पाते हैं, ये आगे आने वाला समय दे पाए। बिल्कुल ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे ऐसा लगता है बयानों के क्या मायने हैं, जिस तरह से प्रियंका जी भी कह रही थी कि इन तमाम चीजों में देखिए, क्योंकि कहते ना कि राजनीतिक दल हैं और इलेक्शन है, तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी बात है ये कह देना कि अगली बार भी मैं ही तिरंगा फहराऊंगा। आप उनके इस स्टेटमेंट को किस तरह से लेते हैं, और दूसरा क्या इसका बहुत कोई प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अमूमन हमने बहुत सारे ऐसे दिग्गजों को देखा है जो कई बार बहुत कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं और इलेक्शन के टाइम पे मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता है, या विपक्ष जो कह रहा है कि अहंकार है, तमाम बातें हैं, उसमें कोई सच्चाई? देखिए राखी जी, आज़ादी का अमृत काल है, और इसमें सबसे पहले मैं स्वदेश न्यूज़ की तरफ से समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। स्वदेश न्यूज़ अपने इस मुहिम में भी बराबर लगा हुआ है।
दूसरी सबसे बड़ी बात आपके सवाल पर आता हूँ। ये आज़ादी का जो महोत्सव है 75 साल पूरे हो गए हैं और इस दौरान जो है बहुत सारे देश में प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर मोदी जी तक, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, तमाम जो ऐसे नेता रहे हैं जिनको पूरे देश में उनकी एक जो है स्वीकारोक्ति रही है। तो इन लोगों ने भी कुछ न कुछ किया है पिछले सालों में, जिसकी इस इमारत खड़ी करने में ज़रूर उनका भी योगदान है। तब जाके ये इमारत जो है इसकी नींव मजबूत हुई है और आज जिस दिशा में देश बढ़ रहा है वो उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन रही बात जहाँ तक कॉन्फिडेंस लेवल की बात, आप जानती हैं मोदी जी एनडीए में एक ही नेता हैं, मोदी जी हैं, बाकी सारे दल उनके साथ हैं। जबकि इंडिया में जो दल है, गठबंधन है, उसमें अभी कोई निश्चित नहीं कि कौन नेता होगा। तो एक सशक्त नेता तो है, अपनी बात को रखने की उनकी पूरी क्षमता है। आज लाल किले के प्राचीर से उन्होंने बहुत सारी बातें किया, देश को विकास को लेके किया, तमाम चीज़ें, लेकिन उन्होंने 2-3 बातों पर बड़ा करारा प्रहार किया, खास करके विपक्ष पर, जैसे भ्रष्टाचार है, परिवारवाद है, तुष्टीकरण है, 3 मुद्दे लेकर के, और वो लगातार लेते आ रहे हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये अभी नहीं है, अपने पिछले भाषणों में आप देखिए तो लगातार इन बातों को रिपीट करते रहे। आज के दिन इस तरह की बात कहना और आने वाले जो है 2024 में भी उन्होंने डिक्लेयर भी कर दिया कि फिर झंडा फहराने आएंगे। बिल्कुल उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ है और वो जानते हैं कि हमको जनता इसी तरह स्वीकार करेगी। लेकिन बहुत सारे मुद्दे हैं। आप देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप जिन पर कल सवाल उठाते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप महाराष्ट्र में देखा होगा आपने, भाई जिन पर बड़े संगीन आरोप हैं भ्रष्टाचार के, अजीत पवार हों या और भी नेता हैं, आप देखें इन पर पूरा खुली बात किया उन्होंने। और अभी मध्य प्रदेश की एक सभा में उन्होंने सीधे सीधे नाम लेके एनसीपी का किया और उनको दूसरे दिन जो है पार्टी में ले लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, उनसे मिलकर सरकार बना लेते हैं। और भी कई देश में ऐसे नेता हैं भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, वो पार्टी को मोदी जी उनको समाहित कर लेते हैं। वहाँ जाने के बाद अब वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो गए या नहीं हुए, एक तो ये बात। दूसरी बात जहाँ तक रहा परिवारवाद, अब सवाल है कि उन्हीं परिवारवाद में से जो उसमें से वो एक जो है स्प्लिट करा देते हैं, उन्हीं परिवार के लोगों में से कुछ लोगों को शामिल कर लेते हैं। तो सवाल है कि जो बात आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, देश को संबोधित कर रहे हैं, उस पर थोड़ा सा शक जो है देशवासियों को होगा कि आप जो कह रहे हैं क्या उसी के अनुरूप चल रहे हैं, क्या इनकी ज़रूरत है सरकार में, इनको लाने की आवश्यकता क्या, अगर भ्रष्टाचारी हैं इनको लाने की ज़रूरत क्या है कि ये परिवारवादी लोग हैं, इनको क्यों ला रहे हैं। उनको भी अलग करिए और सीधे सीधे जनता से डायलॉग करिए। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी जो है एक तरह से बहुत सारे कामों को नकारा नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी प्रधानमंत्री देश का होगा निश्चित रूप से देश के लिए काम करेगा, जनता ने उनको चुना उसी लिए। लेकिन रही बात ऐसे मौके पर जहाँ विकास की बात कर रहे हैं, जहाँ आप 2047 में जो है सबसे बड़ी इकॉनमी और भारत सर्वशक्तिमान राष्ट्र बनने की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इन सारी चीज़ों को अगर आपको हटाना तो जनता के बीच में जाइए, वहाँ पर उनको डायलॉग कीजिए। आज 15 अगस्त के दिन इस तरह की बातें करने से बजाय आपको सीधे सीधे जो है जनता को संबोधित करना है कि आप आने वाले समय में आपने विकास का, देश की उन्नति का क्या खाका खींचा हुआ है। और मेरे ख्याल में पिछले प्रधानमंत्रियों ने ऐसा किया है। बिल्कुल। अब रही बात है कि इनका प्रधानमंत्री जी का जो भी भाषण है और जो भी होता है वो आने वाले समय की एक खाका खींच देता है। कभी 2024 में, 2027 में भी आपने देखा होगा, 28 में उन्होंने अभी संसद में भी बोला कि 2028 में फिर से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। ये क्या है? अब रही बात विपक्ष इसको अहंकार बताता है और इनका इधर जो है आत्मविश्वास है। अब दोनों को देखना होगा, ये तय करेगी जनता 2024 के चुनाव में। और निश्चित रूप से आने वाले समय में विपक्ष भी इनका जवाब ढूंढेगा और इनको जवाब देने की कोशिश करेगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री का ये जो आत्मविश्वास है निश्चित रूप से कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक रूप से विपक्ष के ऊपर भारी पड़ता है और विपक्ष को उस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल, यानी एक तैयारी विपक्ष को भी रखनी होगी और वो तैयारी गठबंधन करके चल भी रही है, लेकिन वो कितनी सफल होगी ये आने वाले समय में देखेंगे। अमित जी, यहाँ पे बहुत सारी बातें देखिए, अलग अलग जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने अपने बात भी रखी है, सुझाव के तौर पे भी बहुत सारी चीजें आई हैं। प्रियंका जी की बात आई है, आरपी श्रीवास्तव जी की बात आई है,
बात यही है कि विश्वास कह लीजिए या कॉन्फिडेंस कह लीजिए बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी जो सवाल हैं कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर इतना कॉन्फिडेंस में नहीं होना है, क्योंकि सरकार सवालों के घेरे में आई थी। तो उन चीज़ों को हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। यदि किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं तो अभी भी समय है, उस पर आप बात कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। ये करना होगा, सिर्फ इस कॉन्फिडेंस में रह के कि नहीं हमें ही तिरंगा फहराना है और हम ही सर्वोपरि हैं, सर्वोपरि हैं, तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। राखी जी देखिए, आरपी श्रीवास्तव जी को हर मंच से सुनना बहुत अच्छा लगता है और वो काफी गंभीर बातें कहते हैं और सकारात्मक बातें कहते हैं। मैं आपको दो चीजें बताता हूँ, एक होता है कॉन्फिडेंस, दूसरा होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो हम कॉन्फिडेंस में हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। निश्चित तौर पे कमियां होंगी, हमने 9 साल का कार्यकाल किया है, कहीं ना कहीं गलतियां भी होंगी, लेकिन हम उन गलतियों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। आज भी हम मणिपुर पे बोल रहे थे कि चर्चा, आइए चर्चा कीजिए। धाराओं का क्या है कि इस धारा के अंतर्गत करना है या दूसरे, वो तो संसद का प्रोरोगेटिव है, आप बढ़ा भी सकते हैं समय। आइए चर्चा कीजिए, लेकिन चर्चा से भागा कौन? कांग्रेस पार्टी। सारे का सारा विपक्ष जब मोदी जी बोलना शुरू किए उठकर भाग गया। चुनाव तो ये भगौड़े लोग हैं। और जो ये संदीप जी आज बहुत ही बेशर्मी से पूछे थे कि किया क्या, अगर वो संसद में बैठते और पूरी की पूरी भाषण को सुनते तो उनको समझ में आता कि देश आज कितनी ऊंची छलांग लगा चुका है और आगे आने वाले समय के लिए और कितनी ऊंची छलांग लगाने के लिए तैयार हो रहा है। पर ये सुनेंगे नहीं, क्यों भाग खड़े होंगे? क्योंकि इनको सिर्फ एक परिवार की चिंता है और पूरे समस्त देश की चिंता नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने बात की चाइना की, चाइना से फंडिंग आता है कांग्रेस पार्टी को और ये सवाल पूछते हैं हमसे। तीसरी बात, ये कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल जरूरत नहीं होती। इन्हीं के प्रधानमंत्री ने अध्यादेश लाया था और राहुल गांधी ने फाड़कर उसे फेंक दिया था, तो ये प्रत्यक्ष था, हमने देखा, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। जवाब देना चाहिए संदीप जी को। दूसरी बात, जो प्रियंका जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए महिलाओं के हित को लेकर, महिलाओं के, माननीय हमारी मंत्री स्मृति ईरानी जी ने विस्तृत तौर पे, मैं उन आंकड़ों में अब नहीं जाऊंगा क्योंकि वो आंकड़े अवेलेबल हैं वेबसाइट पर भी, आप देख सकते हैं, विस्तृत रूप में बताया कि उन्होंने जनधन के माध्यम से, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से कितनी मदद हुई है महिलाओं, खासकर पर्टिकुलरली महिलाओं को लेकर। लेकिन जब हमने टॉयलेट की बात की थी, ये इनके गठबंधन के सहयोगी कहते थे लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती थी। जब हमने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करी तो इनके आज के राजस्थान के नेता कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश है, यहाँ बलात्कार होंगे ही, और वो आज भी इनके मंत्रिमंडल में बने रहते हैं। तो ये दोहरा मापदंड। सही बात है अमित जी, बिल्कुल सही बात है, मैं मानती हूँ, लेकिन जब मणिपुर की घटना हो जाती है तो आपके लोग बोलते नहीं है और पूरा मौका इन लोगों को मिलता है उस पर पलटवार करने का। राखी जी, मणिपुर की घटना पे पूरा का पूरा देश मणिपुर के आज साथ में है और संसद का सत्र शुरू होते ही हमने प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना क्षोभ, अपना दुख, अपना जो कंसर्न है वो बताया था जनता के सामने। पर वो जैसा कि आपने कहा कि वो 90 दिनों से वो वहां पे घटना, उसके पहले भी घटनाएं वहां पे हो रही थी, 77 दिनों की बात हो रही थी। उन्हीं 77 दिनों के बीच विपक्षी गठबंधन की 2 बैठकें हुई, पहली पटना में, दूसरी बेंगलुरु में। उन दोनों बैठकों में से मणिपुर का मुंह भी निकल कर नहीं आया, न किसी भी नेता ने उस पर कोई बयान दिया, न कोई प्रस्ताव निकल कर आया। अमित जी वैसे विषय मणिपुर का तो आज नहीं है, लेकिन क्योंकि जो आपने उदाहरण दिए थे उस पर मुझे बोलना पड़ा कि इस तरह की घटनाएं उन राज्यों में भी हुई है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दुख की बात ये थी कि जितना मैंने अभी तक देखा सुना है, शायद ये ऐसी घटना थी जो कभी देखी सुनी नहीं गई, कभी इस तरह से नहीं देखा गया। और जो स्टेटमेंट्स उन लोगों के जिनके साथ ये हुआ है, उनके जो पढ़े और देखे गए हैं, उसमें साफ तौर पर कहता है आपका जो पुलिस प्रशासन है वो भी मिला हुआ था। तो आप सोचिए किसके पास जाएंगे। उसके बावजूद या तो कोई सीएम का इस्तीफा हुआ, उनका स्टेटमेंट आता है कि काफी दिनों से चल रहा है, हम मामले को ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुझे लगता है इसके लिए बड़ी दिक्कत कहीं ना कहीं एक पॉइंट लोगों के दिल में बैठ चुका है कि ये दोबारा तो कम से कम ना ही हो। बिल्कुल राखी जी, देखिए बीरेंद्र सिंह जी काफी अनुभव वाले नेता हैं और जो भी ऐसा नहीं है कि ये पहले कभी नहीं हुआ। आपने संसद में अगर चर्चा सुनी होगी तो 93 का जो था समय कालखंड, साल भर तक मणिपुर और उस पूर्वोत्तर राज्य चलते रहे थे,
लेकिन न किसी मुख्यमंत्री का, न किसी प्रधानमंत्री का, न किसी गृह मंत्री का उस पर बयान आता है। सिर्फ एक एमओएस के थ्रू बयान दिलवा दिया जाता है, अपना पल्ला झाड़ दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी और इनके गठबंधन के साथियों का पूर्वोत्तर के प्रति जो नकारात्मक सोच रहा है, जो पूर्वोत्तर के प्रति जो एक पिछड़ापन उनको बनाए रखने की एक सोच रही है, उसको हमने वो किया है और उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है। जहां पे कभी रेलगाड़ी नहीं पहुंची थी, आज हमने वहां पे रेलगाड़ी पहुंचाई। जहां पहाड़ों में बिजलियां नहीं जाती थी, वहां पे हमने बिजली का बल्ब जलाया। जहां पे कि एयरपोर्ट, एम्स जैसी संस्थाएं नहीं होती थी, वहां पे एयरपोर्ट भी खुला, एम्स जैसी संस्थाएं खुली और IIM, IIT जैसे विश्वविद्यालय वहां पे बने। तो ये प्रोग्रेस वहां पे है और वहां के लोगों को दिख रहा है। ये घटना जो है वो बहुत ही गंभीर घटना है, निंदनीय है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम प्रयास अपनी जारी रखे रहे। ठीक है। अच्छा, एक बात और पीएम मोदी ने जिस तरीके से आज कही है, बहुत छोटा सा वक्तव्य, उस पर आपसे ही जानना चाहूंगी कि समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार दीमक की तरह है। तो इस भ्रष्टाचार को कब हम खत्म करेंगे? क्या पूरा भ्रष्टाचार विपक्ष कर रहा है जो खत्म नहीं हो पा रहा? कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है? इस भ्रष्टाचार का खात्मा कब हो पाएगा, कौन करेगा? निश्चित तौर पे राखी जी, भ्रष्टाचार का खात्मा भी हम करेंगे और उसके लिए जनता भी हमें ही चुनेगी, ये हमारा विश्वास है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ। दूसरी बात, जब हम कहते हैं भ्रष्टाचार की, तो इनके गठबंधन में कौन कौन लोग हैं? कोयला घोटाले वाले हैं, 2G घोटाले वाले हैं, कॉमनवेल्थ घोटाले वाले हैं, दारू घोटाले वाले हैं। अभी देखिए अमित जी ऐसे अभी आरपी श्रीवास्तव जी ने भी एक नाम बताया था, ऐसे बहुत सारे दिग्गज भी हैं जो घपले घोटाले में हैं, उनको आप अपने पास रख लेते हैं या वो आना चाहते हैं तो उन्हें बुला लेते हैं, फिर कोई चीज नहीं होती। ऐसे तो कभी खात्मा नहीं होगा। हम ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल राखी जी, इसका भी जवाब मैं देता हूँ। किसी भी नेता पे अगर जो हमारी इस पार्टी में आया है, अगर उस पर कोई केस है, तो हमने किसी भी केस को खारिज करने का कोई काम नहीं किया है। उन पे केसेस बकायदा चल रही हैं और इनकी पार्टी में रहते हुए पहले भी इन्हें विश्वास था कि वो नहीं है घोटालेबाज। आज कह रहे हैं कि वो घोटालेबाज हैं, तो ये तब सच बोल रहे थे या अब सच बोल रहे हैं, ये बताएंगे। दूसरी बात, जो महाराष्ट्र की बात निकली, तो महाराष्ट्र की इनकी सरकारों ने जब तक वहां पे थे तब तक ये कह रहे थे कि ऐसा कोई घोटाला है ही नहीं। तो और जब वो हमारी पार्टी में आ गए तो ये कहने लगे कि ये तो घोटाला किया। तो ये अपने आप को घोटालेबाज साबित खुद ही कर रहे हैं। ठीक है, हमको, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, ये अपने आप को घोटालेबाज खुद कह रहे हैं। ठीक है, चलिए संदीप जी, विपक्ष मिलकर इस भ्रष्टाचार को खत्म कर पाएगा या भ्रष्टाचार खुद करता रहेगा? क्योंकि यहाँ तो दो बातें हो रही हैं और ये बात बिल्कुल सही है इस देश की राजनीति में कि जब तक आपके साथ हैं तब तक पाक साफ हैं, दूसरे के पास चले गए तो वो दागदार दिखने लगते हैं। ऐसा नहीं है, अपनी चीजों को संभालिए। यदि वो साफ सुथरे हैं तो उनको वैसा दिखाइए, वैसा करिए। यदि गलत हैं तो उनको बाहर का रास्ता दिखाइए। ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी और गलत हो जाएगा कि जब तक हमारे हैं तब तक तो बहुत अच्छे हैं और दूसरे के पास चले गए तो उनकी छवि खराब हो गई। ये बहुत गलत बात है और राजनीति में यही हो रहा है। राखी जी, एक संदीप जी से एक प्रश्न है, आपका ले लें प्रश्न। तो हम ये पूछ सकते हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी गुजराती पंडित महाराज कहते हैं। संदीप जी, आपकी आवाज काफी कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ राखी जी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, जो बात करते हैं वो अपनी बात से ही क्यों पलट जाते हैं। अगर आप अजीत पवार जी को, एनसीपी को या अन्य किसी नेता को भ्रष्टाचारी कहते हो, आप उसको अगर लेते हो तो हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं कि तब आप सही थे या आज सही है। हम तो सिर्फ सवाल पूछते हैं, हम किसी को सर्टिफिकेट देने का काम ही नहीं करते हैं, कभी नहीं, न सत्ता पक्ष में न विपक्ष में। इन्होंने एक बात कही कि हम किसी का केस नहीं खत्म करते हैं। अगर केस खत्म कर देंगे तो हाथ से निकल जाएगा ना। आप दबाव बनाए रखना चाहते हैं, केस खत्म कर देंगे तो फिर चला जाएगा जहां से निकल कर आया है। तो केस नहीं खत्म करते, लेकिन आप नोटिस भी इशू नहीं करते हैं, न जो है वहां पर उसके यहाँ रेड पड़ती है, न उसके यहाँ जांच होती है, न उसमें और कोई प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये जरूर करते हैं आप। और आज के मोदी जी की भाषण की बात कर लेते हैं। मोदी जी ने एक बात कही, 3 बातें उन्होंने कही। भ्रष्टाचार पर हमारी राजनीतिक विश्लेषक महोदया ने बात कर दी और परिवारवाद पे भी उन्होंने बात रख दी। परिवारवाद पर तो मैं एक साथ में एक बात मैं जानना चाहता हूं कि क्या अनुप्रिया पटेल जी जो अपना दल की है, क्या वो परिवारवाद के प्रतीक हैं या नहीं है, या भाजपा वाले भी उनका डीएनए चेक करा लिए हैं कि वो सोनेलाल पटेल की बेटी नहीं है। पीयूष गोयल के पिताजी भाजपा के कोषाध्यक्ष थे
या नहीं है? अपने पीयूष गोयल भी अपने जो है पिताजी के बेटे नहीं, उस पर भी डाउट है। अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का सचिव है, वो अमित शाह का बेटा है या किसी और का है? अनुराग ठाकुर प्रेम सिंह धूमिल के लड़के हैं या किसी और के हैं? संदीप सिंह कल्याण सिंह के नाती हैं या किसी और के हैं? राजवीर सिंह कल्याण सिंह के बेटे हैं या किसी और के हैं? राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह हैं या कोई और है? ठीक है, ऐसे हजारों नाम। आगे बढ़िए भाई साहब, कितना आज ये बात जो करते हैं, माला बना लीजिए, आप एक माला बना लीजिए 108 की। प्लीज रिक्वेस्ट है, देखिए मैंने इनको शांति से सुना। और अमित जी, ये जो आप करते हो ना, ये भविष्य में आपके लिए अच्छा नहीं है। इसी राजनीति भारत की जनता मार के निकालने वाली है, और कैसे मारेगी बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए कम से कम सहनशीलता, धैर्य, किसी को सुनना सीखिए ना। हमने आपको शांति से सुना, आप भी सुनना सीखिए। सत्ता में है यही गुंडाई, यही अहंकार। जब हम आपको अहंकारी कहते हैं तो आप कहते हैं कैसे कह रहे हो? अरे ये अहंकार नहीं तो क्या है? ये गुंडाई नहीं है तो क्या है? ये गुंडों का काम है कि आप लोकतंत्र में किसी को सुनते नहीं है। बात आई मोदी जी के बोलने की सदन में, मणिपुर की थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा, इसलिए कि आज विषय दूसरा है। मणिपुर में 2 घंटे सदन में मोदी जी 2 घंटा 13 मिनट बोलते हैं। 2 घंटा 13 मिनट में वो मणिपुर पे 200 सेकंड बोलते हैं। 1-2 मिनट 20 सेकंड सोचिए, और उसमें हंसी ठिठोली करते हैं। मतलब महिला की अस्मिता लुट रही है, वही जोक मार रहे हैं। सर्व करिए भाई साहब, कम से कम मुझे पता है चरित्र कि आप अपनी पत्नी के नहीं हो पाए, लेकिन कम से कम दूसरे की बहनों की इज्जत तो करिए। आपकी बहन तो पाकिस्तान में रहती है, पाकिस्तान का प्रेम है। अभी इतना व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं संदीप जी? क्या हो गया? इतना व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? कहाँ इतनी बौखलाहट है? नहीं, राखी जी, मोदी जी पहली बात तो व्यक्तिगत नहीं है। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। जितने वो अमित जी के हैं उतने मेरे भी हैं। जितना अधिकार वो नहीं, मैंने इस बात पे कहा, जैसा कि अभी आपने एक स्टेटमेंट दिया कि आपकी बहन पाकिस्तान में रहती है, मुझे ऑब्जेक्शन इसलिए कि व्यक्तिगत इस तरह की बातें हम ना करें। हम पीएम मोदी के भाषण पर हैं, बातों पर हैं, हम उस पर करें। नहीं, प्लीज। मोदी जी की बहन, मैंने कहा कि मोदी जी की बहन पाकिस्तान में रहती है। ये बातें मैंने क्यों कही, इसका राजनीतिक माने है। राजनीतिक माने ये है कि मोदी जी और इनके पार्टी के लोग एक तरफ पाकिस्तान की बुराई करेंगे। आरएसएस के वैदिक जी जो पंचजन के संपादक रहे, वो जाकर हाफिज सईद का इंटरव्यू लेके आते हैं। मोदी जी पहले तो गाली देते हैं पाकिस्तान को, प्रधानमंत्री बनते ही कारपेट बिछाते हैं। नवाज शरीफ के बर्थडे पर बिना भारत को बताए, यहाँ तक कि देश के उस समय गृह मंत्री को नहीं बताया, उस समय राजनाथ सिंह जी थे, और बिना बताए चले जाते हैं बिरयानी खाने। भाई साहब, अम्मा के लिए साल लेके आते हैं और उनकी अम्मा के लिए मलिहाबादी आम लेके। क्या हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री अब तक हुए हैं उनके दूसरे देशों से अच्छे संबंध नहीं रहे क्या? पाकिस्तान हमेशा दुश्मनी रहा है क्या? कोई अच्छा है या एक प्रोटोकॉल भी होता है? बिल्कुल मैं बता देता हूँ, बता दीजिए आप मुझे। 10 साल मनमोहन सिंह रहे एक बार प्रधानमंत्री, को क्या पाकिस्तान गए क्या? इनकी कौन सी रिश्तेदारी है? चाहे पाकिस्तान को गाली देंगे, और जब सत्ता में आते हैं, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहिए रहे। और ये बात मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा आगे और आ जाने दीजिए। पुलवामा हमें याद होगा, 2019 का चुनाव। ठीक है, लेकिन संदीप जी मुझे ये बताइए, आने वाले, मुझे तो अगले साल का 15 अगस्त देखना है कि तिरंगा कौन फहराएगा, कि क्या होगा इलेक्शन का। तब तक तो ड्यू रहेंगे, मुझे लगता है उससे पहले ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाएंगी, दूसरे स्टेट्स के इलेक्शन क्लियर हो जाएंगे। नहीं, बहुत बढ़िया राखी जी, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि तिरंगा भारत की जनता फहराएगी। पाकिस्तान और चाइना जो 19 बार मिलने जाता है वो तो नहीं फहराएगा, इसलिए कि जनता जान गई कि ये अडानी का जो चौकीदार है, और ये पाकिस्तान से मिलकर पुलवामा कराता है, 40 जवानों की शहादत करता है, और ये बातें अब तो वीडियो में साक्ष्य दे रहे हैं। ठीक है, सत्यपाल मलिक जी के साथ चलिए प्रियंका जी बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने मुद्दे भी सामने आ गए हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है सारी चीजें, क्योंकि इलेक्शन भी है, 15 अगस्त भी था, फिर उनका आज ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट हुआ कि अगले साल भी तिरंगा मैं ही फहराऊंगा, तो कहीं ना कहीं चीजें कनेक्ट होती हैं कि आखिर अगले साल भी वही चेहरा क्यों हो सकता है, किस कंडीशन में हो सकता है, क्यों ऐसा कॉन्फिडेंस है। और विपक्ष के भी अपने कई सारे आरोप हैं। इन आरोपों में मुझे लगता है कि क्या जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, हर चीज के लिए भारतीय जनता पार्टी ही जिम्मेदार है?
राखी जी, प्लीज बहुत एक सारी पॉइंट रह चीजें गया होती पुष्टि हैं, करा। इलेक्शन जीतना ना प्रियंका जीतना, जी, बहुत सारे प्रियंका समीकरण जी, होते हैं, आप हर ये तो स्टेट के अंदर पुष्टि अलग अलग करो। समीकरण होते हैं। अभी 5 स्टेट के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं, हर स्टेट का अलग अलग समीकरण है। किसी स्टेट के अंदर कुछ अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी स्टेट के अंदर दूसरी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर मणिपुर को आप राजस्थान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ना ही राजस्थान को आप हरियाणा से कंपेयर कर सकते हैं, सबकी अलग अलग परेशानियां हैं। किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में जो किसानों की जो 700 से ज्यादा किसान की जो शहीद हुए हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। उसके बाद में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफसोस जताया, ये कहा कि हम बिल को सही से समझा नहीं पाए, लेकिन आज भी किसान उस चीज से नाराज है, उनके दिल में कहीं ना कहीं टीस है। तो आप किसान, ऊपर से आप महंगाई पर बात करते हैं, महंगाई में आपने खाने तक पर आपने आटे, चावल, दाल, इन सब पर जीएसटी लगा दिया। उस पर आप आम आदमी जो है वो, आप गरीबी की बात करते हैं, गरीबी में आप कहते हैं, आज भी कहते हैं कि गरीबी से हम उठ करके ऊपर आए हैं। 80 करोड़ से ज्यादा, खुद प्रधानमंत्री मोदी जी ने पार्लियामेंट में बोला 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को हम राशन बांट रहे हैं आज भी। तो वो किस लिए बांट रहे हैं? अगर गरीबी से आप ऊपर उठ चुके हैं तो फ्री राशन क्यों बांटा जा रहा है? फ्री बीज की आप बात करते हैं, अपोजिशन को टारगेट करते हैं, खुद भी फ्री बीज है, आप खुद भी फ्री में चीजें बांट रहे हैं। तो बहुत सारी स्टेटमेंट जो है कॉन्ट्राडिक्टरी है और खुद में ही आप उलझे हुए हैं। तो इस बार, अब की बार 9 साल हो चुके हैं, पहले लोगों को चेंज चाहिए था। इतने सालों से कांग्रेस शासन में थी, जो बीजेपी को एक मौका लोग देना चाहते थे और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। 2 करोड़ नौकरियों की बात की थी, आज बेरोजगारी का भी मुद्दा है। काफी सारी चीजें आपने और भी बहुत कही थी, बहुत महंगाई, आज महंगाई चरम सीमा पर है। तो इन सब चीजों से आप मुक्ति नहीं पा सकते। आप ये कह करके नहीं, मैं अगले साल जो है फिर से झंडा फहराऊंगा, इस तरह से कह करके आप वो सारी चीजें को खत्म नहीं कर सकते हैं। अभी आपने भ्रष्टाचार की बात कही, अभी अमित जी बहुत माला माला की बात कर रहे थे, उससे मुझे याद आया, अभी सीएजी की रिपोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है भारत माला ग्रुप की, जिसके अंदर जो इन्होंने सड़कों का जो आपने ये रोड कॉन्ट्रैक्ट दिए थे, उसके अंदर कोई 18 करोड़ का प्रोजेक्ट था, उसको आपने 250 करोड़ में दे दिया। ये चीजें ऑपोजिशन लगातार बहुत स्ट्रांगली उठा रहा है और आप ऑपोजिशन को नकार नहीं सकते हैं। वो जो आपने, अगर आप कहते हैं कि ऑपोजिशन में अंदर चेहरा नहीं है, तो फिर आप राहुल गांधी से इतना घबराए क्यों है? क्यों बार बार पार्लियामेंट में आप उनको निष्कासित कर देते हैं? कभी आप उनके ऊपर कोई एलिगेशन, कभी फ्लाइंग किस का मुद्दा उठा लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। स्मृति ईरानी जी महिलाओं के मुद्दों पे हमेशा मौन हो जाती है। जब आपका जंतर मंतर के ऊपर महिला पहलवान अपनी जो परेशानियों को बता रही थी, जब उन्होंने बताया कि किस तरह से उनका शोषण किया जा रहा है, किस तरह से उनके ऊपर उनको दबाया जा रहा है, अपनी बातें रख रही थी, कोई भी जो 22 महिला सांसद थी एनडीए की, वो एक भी कोई अगर वहां पर मिलने गई हो, उनका दुख दर्द जाना हो, आप महिलाओं की 50% जो आबादी है वो महिलाओं की है, आप महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं। अब की बार महिला सम्मान के जो जुमले दिए थे उन्होंने, बहुत सारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटियां तो पढ़ रही हैं, लेकिन अगर बचेंगी नहीं, महिला सम्मान ही नहीं होगा। मणिपुर तो आप छोड़ दीजिए, मणिपुर को तो नाम लेते ही वो राजस्थान और बंगाल में चले जाते हैं। चलिए मैं मणिपुर की बात ही नहीं करती क्योंकि उनकी दुखती रथ है, उस पे तो वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन पहले जब भी कुछ ऐसी घटना होती थी तो उसका सारा जिम्मेदार जो होता था वो या तो मनमोहन सिंह होते थे, या राहुल गांधी होते थे, या जो भी अपोजिशन में प्रधानमंत्री होते थे वो होते थे। लेकिन आज जो है, आज स्थिति बदल गई है, ना तो चीफ मिनिस्टर उसके जिम्मेदार है, ना ही प्रधानमंत्री मोदी जी जिम्मेदार है, और यहाँ तक कि ये भी कह देते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी उसके ऊपर जवाब भी नहीं देंगे। तो इस तरह की चीजें हैं, आप इनसे बच नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें अब उजागर हो रही है, पहले धीरे धीरे ही लोगों को समझ में आता है। आप हरियाणा में देखिए किस तरह से नूह दंगे हुए, किस तरह से मेवात के अंदर किस तरह से गुरुग्राम तक जो आग है फैल गई है। अब वो हिंदू मुस्लिम की राजनीति भी नहीं चलेगी, धर्म को बांटने की राजनीति भी नहीं चलेगी। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हाँ, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, आपने गाँव गाँव में सड़कें पहुंचाने का काम किया है, लेकिन गड्ढा मुक्त भारत का जो आपने सपना दिखाया था, 24 घंटे 24x7 की जो आपने बिजली की पूर्ति की बात की थी, उससे भी किसान नाराज है क्योंकि अभी तक भी वो चीज तो नहीं हो पाई है। तो बहुत सारे वादे हैं, अब देखना है समीकरण कैसे बैठता है, क्योंकि कैलकुलेशन हर स्टेट के अंदर अलग होती है। अब ये देखना पड़ेगा जो 5 स्टेट के अंदर इलेक्शन है वो किस तरह से, उनका क्या रिजल्ट आता है, उसी से 2024 के इलेक्शन का पता चलेगा और किस तरह से बीजेपी ने जो काम किया है उसका रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी, हाँ जल्दी से बोलिएगा, कुछ कहना चाह रहे हैं जी? 10 सेकंड। देखिए, तुष्टीकरण 3 सवाल उठाए थे हमारे मोदी जी ने, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और एक तुष्टीकरण। तुष्टीकरण की बात पर वो देखिए कितना अपनी ही बातों में उनका दोहरापन है,
वो कहते हैं कि तुष्टीकरण इस देश के लिए घातक है। और जब वो जातियों का और पिछड़ी जातियों का जिक्र करते हैं तो पिछड़ी जातियों में पसमानदा को भूल जाते हैं। वो पसमानदा को अलग से कहते हैं कि पसमानदा के लिए भी ये होगा। तो भाई तुष्टीकरण तो आप कर रहे हो, बांटने का काम तो आप कर रहे हो। अगर पसमानदा पिछड़े में आता है तो पिछड़ी जातियों का आपने जिक्र कर लिया, तो पसमानदा आपको बोलने की जरूरत क्या थी। और एक बात मैं और दावे से कह दूं, मैं देश के आपके चैनल के माध्यम से मैं दावे के साथ डंके की चोट पे कह रहा हूं कि मोदी जी कुछ भी कर ले, ये वापस नहीं आएंगे। बस दो चीजें आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि समय की सीमा थी कि संदीप जी 10 सेकंड मांगे थे, मैंने ज्यादा दे दिए। आरपी श्रीवास्तव जी, मुझे लगता है अब एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आने वाले समय में क्या होगा। क्या अगले बार 15 अगस्त पीएम मोदी के साथ ही मनाया जाएगा या कोई और चेहरा होगा? लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, जैसे प्रियंका जी कह रही थी कि मुद्दे बहुत सारे हैं और एकदम से कुछ भी कहना, या ये बीजेपी को यदि लग भी रहा है कि हमारा बड़ा कॉन्फिडेंस है, इस पर एकदम से मुहर नहीं लगाई जा सकती। देखिए राखी जी, मुद्दे तो बहुत हैं। ये बात सही कहा कि अभी पिछले 9 साल के शासनकाल में मोदी जी के, अब आप जैसे भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो आप देखिए मध्य प्रदेश में आइए, आपने देखा हो नरसिंह घोटाला हो गया, इतना बड़ा हो गया, पटवारी का ये हो गया, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि देश से मुद्दे समाप्त हो गए, भ्रष्टाचार समाप्त हो गया है। भ्रष्टाचार समाप्त हुआ नहीं है, ये बात अलग है कि अब उसका तरीका बदल गया है। लेकिन जहाँ तक प्रधानमंत्री जी जिस तरह की सोच रखते हैं, अगर वाकई वो सोच धरातल पर उतरती है तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा। लेकिन वो सोच धरातल पर उतर कहाँ रही है, चाहे परिवारवाद हो, चाहे तुष्टीकरण हो, या फिर भ्रष्टाचार हो। इन सारी चीज़ों को अगर पूरा लबो-लुआब आप देखने की कोशिश करेंगी तो आपको ये लगेगा कि इन सारी चीज़ों पर अभी कोई ऐसी लगाम नहीं लगी हुई है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जहाँ विपक्ष की सरकारें वो टारगेटेड हैं, आप सत्ता पक्ष की सरकारों को भी टारगेट, यहाँ भी अगर कोई मामला आता है तो उसकी भी सीबीआई जांच कराए, वहाँ भी ईडी भेजिए। बिल्कुल, कोई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए कोई भी व्यक्ति, चाहे आपकी पार्टी का हो चाहे विपक्ष का हो, सारे लोग समान, अगर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं तो उन पर सब पर कार्रवाई समान रूप से होना चाहिए। ये देश के प्रधानमंत्री का काम है। हम ये नहीं कहते कि देश में काम नहीं हुआ, पिछले 9 सालों में काम भी बहुत हुए हैं, बहुत सारे काम हुए हैं जो धरातल पर हैं। लेकिन उससे ज़्यादा जितना कहते हैं उतना वो बात नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पूरा का पूरा फोकस, मेरा ये मानना है कि आज के दिन पूरा फोकस देश के विकास और तमाम चीज़ों पर आपने पूरा, अगर चुनावी नज़रिए से अगर इस आप अपने भाषण 90 मिनट के भाषण में अगर जो भी समय देते हैं और चुनावी नज़रिए से है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में विपक्ष भी अपना वार पलटवार तो होगा ही होगा। सवाल विपक्ष बैठा क्यों है? विपक्ष इसलिए है कि जब आप कोई ऐसी बात करेंगे तो उसका जवाब देगा। अगर वो चुप रहता है तो ये एक तरह से होगा कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल, मौन है तो मतलब स्वीकार कर लिए हैं। तो ये सारी बातें हैं और इस पर जो है ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अब ये तो बता पाना बड़ा मुश्किल है कि जो 2024 में आप झंडा फहराएंगे, आप आएंगे, ये करेंगे। आपका बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल है, ओवर कॉन्फिडेंस है। और जनता देखिए सब देखती है, ऐसा नहीं है कि आपका अकेला का शासन 10 साल का। इसके पहले इंदिरा गांधी को आपने देखा होगा कि इतने साल के शासन में उनको अहंकार कोई किसी का टिकता नहीं है। और हम ये कहते हैं कि अगर कोई विपक्ष ये सवाल खड़ा करता है तो उसको खड़ा करने का हक भी है, ऐसा नहीं उसको भी 2024 के चुनाव में जाना है। तो मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं, उनकी वाक्पटुता है और पूरे देश को कन्विंस भी करने की क्षमता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और उनके जो समर्थन में दल हैं, उनके एक बड़े नेता, बड़े चेहरा वही हैं। विपक्ष में भी कोई ऐसा चेहरा सामने नहीं आया। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी टारगेट होते हैं, हो सकता है कि कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं तो राहुल गांधी उनके निशाने पर हैं। इन सारी बातों का अगर अलग से देखा जाए तो निश्चित रूप से ये पूरा खेल जो है आने वाले 2024 के चुनाव की एक जो है ज़मीन तैयार करने का तरीका है। और राजनीतिक दल अपने अपने ढंग से उनका नैरेटिव सेट करते हैं और उसी नैरेटिव के आधार पर अगले चुनाव में जाएंगे। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय भी हो गया है, अब आने वाले समय में क्या होगा ये देखना दिलचस्प भी होगा। लेकिन ये बात सही है कि जो कुछ भी कहा, बताया और समझाया जा रहा है, कहीं ना कहीं चुनावी जमावट तो है, क्योंकि समझ में आता है तैयारी उसी की हो रही है। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर देखिए, अगले साल 15 अगस्त पर तिरंगा कौन फहराएगा, ये एक बड़ा सवाल है। पीएम मोदी को लगता है वही होंगे, विपक्ष को लगता है ये उनका अहंकार है। इन सबके बीच में ये हमारे लिए भी एक बड़ा टास्क हो गया कि आखिरकार अगले साल हम किसको देखेंगे तिरंगा फहराते हुए। इन सब के बीच में इलेक्शन है और उसके पहले तमाम चीजें साफ हो जाएंगी कि आखिरकार
क्या होगा इस देश की सियासत में। जनता मांगे जवाब में इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।